जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंडर्स की 7वीं वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंडर्स की वीडियोस आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, सीडीएस में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस साथ में जो एडिशनल कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में पूछा जाता है उनके ऊपर बेस्ड होती है। कल एक बच्चे की क्वेरी थी कि वो पूछ रहा था मेरे से कि बीएसएफ के एग्जाम कब होते हैं, इनके फॉर्म कब निकलते हैं। तो लास्ट ईयर ये फॉर्म जून में निकले थे। पहले बीएसएफ सिर्फ एक सिंगल फेज में एग्जाम लेता था, ठीक है। अब 2 फेज में लेता है। पहले में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और दूसरे में सब्जेक्टिव पेपर आता है, ठीक है। तो जैसे इसके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यहाँ पे चैनल पे भी, प्लस आप फ्री जॉब अलर्ट पे आप जा करके देख सकते हैं। वहां पर भी आपको बीएसएफ के एग्जाम्स के बारे में पता लग जाएगा। बीएसएफ में जो एग्जाम्स होते हैं वो रेडियो ऑपरेटर और आपके एएसआई पोस्ट के लिए होते हैं, ठीक। तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, नॉन मेडिकल्स के स्टूडेंट उसको दे सकते हैं, ठीक है। पीसीएम आपका पूछा जाता है वहां पे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m is moving in an electric field capital E and the acceleration imparted to the charge is। यदि एक आवेश जिसका परिमाण 3e है और द्रव्यमान 2m है, वो एक विद्युत क्षेत्र में मूव कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर जो बल लगाएगा उसकी वजह से उसका त्वरण क्या होगा। सभी को पता है, जैसे आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हो, ठीक है, तो वहां पे उस पे वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और बल लगाएगा तो त्वरण होगा ही होगा, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा था कि F इजिकल टू क्यू ही होता है। जब किसी आवेश को आप इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वह उसमें फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू क्यू ही। अब आपका आवेश कितना है, आपका आवेश है 3e, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल ई। तो आपका बल आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब बल को आप फोर्स को एक और फार्मूले से बताते हो, वो होता है क्या, F इजिकल टू एम ए। ये आपने पढ़ा था कहां पर, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में न्यूटन की गति के नियम में, ठीक है। जो दूसरा नियम होता है ना वहां पे। पर यहाँ पे मास m नहीं है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2m बोल रखा है, तो 2m रख दिया मैंने। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे क्या आ जाएगा, 2ma इज इक्वल टू 3e कैपिटल ई, ठीक है। देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3e कैपिटल ई बाय 2m। थोड़ा सा भी अगर आपने m की जगह 2m नहीं रखा, 3 की जगह डाटा चेंज कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा पक्का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आया, ऑप्शन नंबर आई थिंक बी है, 3e कैपिटल ई डिवाइड बाय में 2m, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर देन द इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। ये कह रहे वायर को खींच करके 0.1% आपने बड़ा कर दिया, ठीक है, तो आपको इसके तार का प्रतिरोध बताना होगा कितना होगा, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, ये एयरफोर्स और नेवी में इस तरह के क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एयरफोर्स का है, नेवी में 2 टाइम्स करके पूछा जाता है, 3 टाइम्स करके पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जब कभी भी आपको, पहले मैं जनरल आइडिया देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ये। जब कभी भी आपको क्या बोले, वो ये बोले कि लेंथ बढ़ गई, तो क्या एरिया के बारे में उसने आइडिया दिया, नहीं दिया, कभी नहीं देगा। वो कहेगा एरिया बढ़ गया तो लेंथ के बारे में आइडिया नहीं देगा। सबसे पहले आप लिखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये रामबन फॉर्मूला है, हर तरह के क्वेश्चन पे लगेगा इन वाले में। अब वो कह रहा लेंथ, तो एरिया के बारे में नहीं बोला, तो एरिया को हटा दो यहाँ से। एरिया को हटाने से मतलब उड़ा मत देना, ठीक है, उड़ाना नहीं है, हटाना है इसको। तो कैसे खत्म करो, लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड। और सभी को पता है A इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम, रो एल स्क्वेयर बाय वी। तो अब देखो, रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो मैं बोल दूंगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर, ठीक है। इतना समझ आया। अब 2 मेथड बनते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। एक और जनरल मेथड, जिसे हम बचपन से परसेंटेज निकालते आए हैं, प्रतिशत निकालते आए हैं। वो एक 11th मेथड जो आपको टीचर ने इफेक्टिव वे में एरर निकालने के लिए बताया था, त्रुटि निकालने के लिए बताया था। तो दोनों मेथड देखो एक बार फटाफट। देखो, पहले लेंथ कितनी मान लूं मैं, पहले लेंथ L मान लेता हूं। बाद में लेंथ कितनी मानूं, बाद में लेंथ 0.1% बढ़ गई, बटे में 100 गुणा में L। 0.1 को हटाया तो 1/1000, तो 1001 बटे 1000 गुणा में L, ये फाइनल लेंथ हो गई। और अब बचपन से क्या निकालते आए, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल गुणा में 100 इक्वल टू
फाइनल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल का होल स्क्वायर गुणा में 100। मैंने स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि यहाँ देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। अब आपको फाइनल पता है, इनिशियल पता है, करोगे सोल्ड तो क्या आएगा 0.2%। अब लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी क्योंकि आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो बढ़ता है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो घटता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुके थे क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब स्मार्ट वर्क पे आओ। आपने पढ़ा डेल्टा आर बाय आर, परसेंटेज की टर्म में लिखूं मैं इसको एरर की टर्म में, तो जो इसकी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है? आगे। तो डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल को ही तो आप क्या बोलते हो? डेल्टा एल बाय एल को ही आप बोलते हो परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो वो कितना आ सकता है? यहां से देखो, यहां से आप लिख सकते हो इसको 0.1% बढ़ गई। ठीक है ना, खींच दी तो प्रीवियस के रिस्पेक्ट में तो खींची होगी ना आपको ने उसको, तो आंसर आया 0.2%। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या बना? बी बना। समझ आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बता दो। किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 6 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 ओम ना सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आपने 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, पढ़ा है। ठीक है, ये किसी तापमान T पर बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला रेजिस्टेंस होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, बेहद शानदार क्वेश्चन है, एनडीए से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था, और अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स और नेवी में भी पूछे जाने लगे। ठीक है, तो आपको अल्फा नहीं दिया होगा, पर मेरे को ये पता है सारा का सारा आर नोट से ही रिलेट करवाना है मेरे को, तो क्यों ना मैं इस फार्मूले को एक बार खोल लूं। तो मैं फार्मूला खोलता हूं, तो कुछ इस तरह का फार्मूला बनता है एक बार। ठीक है, आप फोल्ड करके देखना, आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर इधर लेकर जाना, माइनस में आ जाएगा और डिवाइड कर देना, दोनों का अल्फा ये। तो आपको कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 6 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस बतानी है। तो अब दोनों अल्फा को रिलेट कर दो। देखो, सबसे पहले 50 पे क्या है? 5, 0 पे मान लेता हूं आर। ठीक है, ये आर ही मान ली, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 50 को 0 से रिलेट कर रहे हो ना, 50 माइनस 0। ठीक है, 6 ना सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है? 6 ओम, तो 6 ओम माइनस आर 0 पे यही है, डिवाइड बाय आर, और 100 माइनस 0। इतना समझ आ गया? क्योंकि आपको 0 से यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है ना, ये नहीं होता कि 50 माइनस 100 कर दोगे ना, आपको रिलेट करना, फार्मूला बना ही 0 के लिए है भाई। आर से आर उड़ गया, 50 को 100 पे 2 पे चला गया, 2 इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 2 आर, 6 आर ना सॉरी 6 माइनस आर, 6 इधर आ गया, ये 2 आर इधर चला गया, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 4 ओम आ गया। तो आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर डी। और ये फार्मूला आपका काम का है। यहाँ से जो क्वेश्चन नेवी ने पूछा मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। वो बोला जो अल्फा होता है, ये अल्फा अर्धचालक के लिए और चालक के लिए कैसा होता है? तो ये आपको पता है चालक का जब तापमान बढ़ाता हूँ, कंडक्टर का जब तापमान बढ़ाता हूँ, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है। एक तो यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ, एक और फार्मूला भी होता है जहां से हम इसको रिलेट करते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं तापमान बढ़ाता हूँ तो अल्फा उसका नेगेटिव होता है। क्वेश्चन ये आया था, अर्धचालक का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कांट से, तो नेगेटिव होता है। वैसे आप इस फॉर्मूले को इस तरह से ही बता सकते हो, m अपॉन एन ई स्क्वेयर बाय टो। ठीक है, अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो कंडक्टर का, चालक का टो डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, प्रतिरोधकता इंक्रीज, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। सबसे पहले तो अगर मैं यूं बात करूं, एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आप वर्ताकार पथ पर लेकर जा रहे हो ना, तो जरूर वो कितने डिग्री का कोण बना के गया होगा उसके साथ?
90 डिग्री का। ये क्वेश्चन पहला तो मैंने यहाँ से बता दिया आपको, ठीक है। अब टाइम पीरियड का, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा आप टाइम पीरियड का फार्मूला रटो, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ, चीज बताता हूँ। एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म पाथ पे आपका वर्ताकार पथ पर मोशन कर रहा है, तो वहां पर सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर आपको पता है चार्ज पार्टिकल को जब आप एक आवेश को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी साइन थीटा। जब ये सर्कल में घूम रहा है तो 90 डिग्री लगाओ, ठीक है। और अगर ये सर्कल में घूम रहा है वर्ताकार पथ पे तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी, तो v से v कट गया, mv बाय आर इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। यहां से सिर्फ v निकाल लो एक बार, तो क्यू वी आर बाय एम, यही आ जाएगा v आपका, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, देखो टाइम होता है क्या, आपको स्पीड का फॉर्मूला याद है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम को क्या लिख सकते हो, टाइम को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन में आपका दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो कितना ट्रेवल करा इसने, 2 पाई आर, एक सर्कल काटा तो 2 पाई आर चला वो। v का मान कितना यहाँ रख दो, तो क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, आर से आर उड़ गया तो आंसर आया 2 पाई एम डिवाइड बाय में क्यू बी। अब देखो इस फॉर्मूले में आवेश है, द्रव्यमान है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मास है, चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट, किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो वो किस पर निर्भर नहीं करता, देखो द्रव्यमान है फॉर्मूला तो द्रव्यमान नहीं आएगा, आवेश है आवेश नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो किस पर निर्भर नहीं करता, चाल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लस इजी का एक कॉन्सेप्ट देखो एडिशन में, आप देखो जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंकते हो तो इस तरह का पाथ होता है। अगर देखो यहाँ पे किसी इस तरह के एंगल से फेंकते हो आप, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल से फेंकते हो तो आपको वो पार्टिकल इस तरह से वापस बाहर आने की और कोशिश करता है, ठीक है। तो इन दो में आपका 90 डिग्री आंसर नहीं आता, तब इस तरह के पाथ होते तो हमेशा वो सर्कुलर पाथ नहीं लेता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, समझ आ गया। प्लस आपसे गुजारिश है आप वीडियो को शेयर करो, आपको वीडियो को देखते के साथ आपका पहला फर्ज होना चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच पाए, ठीक है। मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, प्लस गैस मेरा एक सिंगल मोटिव है ताकि मैक्सिमम बच्चे इन चीजों से बेनिफिट उठा पाए बस, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करा करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आता है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है इफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज थ्रोन आउट। जब एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को ही आपने रखा तो कौन सी चीज उसमें से अपने आप बाहर आ जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है फेरो, तीसरा है डाया और चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अनुचुंबकीय हो, लो चुंबकीय हो या प्रतिचुंबकीय हो, तो आपने 11th क्लास में ना सॉरी 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था, वहां पर आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। प्लस अब जो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन से, मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता हूँ, ग्रुप डी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में सब कुछ फुलफिल है तो वो तो आपका रिपेल करेगा, बाकी सब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस अगर फिजिक्स के टर्म में मैं आंसर बताऊं तो इसका सी आएगा, पर क्यों आएगा सी, देखिए जैसे ही आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप प्रतिचुंबकीय सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो शुरुआत में उसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। आपने मैग्नेटिक धारा इस तरह से लगाई, विद्युत क्षेत्र इस तरह से लगाया आपने, ठीक है, तो ना सॉरी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ लगाया तो ये उसके अपोजिट जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो अपने आप बाहर आ रहे हैं। पैरा की कुछ शेप ऐसी होती है, स्पिन्स, उनके डोमेन शुरुआत में ऐसे होते हैं, ठीक है, बाद में वो क्या हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। और फेरो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, पहले वो स्ट्रेट होते हैं फिर उसके साथ फेवर करने लग जाते हैं। इसलिए ये दोनों तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और वो उसका क्या करता है, अनुपालन करते हुए बाहर निकल जाता है, फॉलो नहीं करता उस चीज को, ठीक है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन इस पे अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक देता ना तो इस पे टिक करते, ठीक है बेटा, पर एंटी फेरोमैग्नेटिक कई जगह पे, गूगल पे भी कई जगह पे आपका गलत दे रखा है, क्योंकि गूगल वो चीज दिखाता है जिसको हम बार बार सर्च करते हैं, और वो जो सर्च इंजन में आता है ना आपका, वो कई वेबसाइट पे पुटअप क्वेश्चन होते हैं जिसको कोई एक्सप्लेन करता है और गूगल उसको प्रेफर करके आपको दिखा देता है। गूगल थोड़ी ना देता है किसी चीज का आंसर, आप जो वहां पे वेबसाइट्स के ऊपर आंसर देखते हो वो देता है आपको आंसर, ठीक है। गूगल तो एक सर्च इंजन है जहां पर वो बेहद सारे मटेरियल को एक जगह प्रोवाइड करता है,
ठीक है। तो कई बच्चे इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि सर एंटी फेरोमैग्नेटिक आएगा, तो बेटा इसकी स्पिन्स से देखो आप, अगर देखो कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ अनफॉलो कर रहे हैं, जितना फॉलो उतना अनफॉलो, जितना फॉलो उतना अनफॉलो, जितना फॉलो उतना अनफॉलो, ठीक है। दैट्स वाई इसका ओवरऑल 0 बनता है, ठीक है। जबकि ये तो सारे के सारे ही अपोजिट में चले गए, तो आंसर आता है इसका डायामैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, फेरी मैग्नेटिज्म में कुछ स्पिन तो फॉलो करते हैं और कुछ स्पिन अनफॉलो करते हैं, पर जो उनको स्पिन होते हैं ना वो छोटे तौर पे होते हैं जो अनफॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल फेरी मैग्नेटिक भी आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो ही करता है, ठीक है। तो गैस ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना इसको, मेरे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट क्वेश्चन आज का कौन सा रहा, ठीक है। प्लस इन वीडियोस को आप मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए, ग्रुप्स में डालिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करो, वहां पे अपना क्वेश्चन पुट अप करो, मैं नहीं तो कोई प्रीवियस स्टूडेंट आपका उस चीज का जवाब जरूर देगा, ठीक है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको मैं खुद ही क्लियर कर दूं वहां पे, क्लियर। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।